मैं हूं अरबाज अहमद, आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे सीकर जिले के बेसवा और खेड़ी राड़ान के अंदर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बेसवा में किस तरह के हालात हैं और वहां पर अकलियत के लोग कौन सी चुनौतियों से दो चार हो रहे हैं। अधूरे ख्वाब की टीम निकल चुकी है सीकर जिले के उन गांवों और कस्बों के हालात जानने, जहां मुस्लिम आबादी की अक्सरियत है। सबसे पहले हम पहुंचे बेसवा कस्बे। 11,000 की आबादी वाले इस कस्बे में 80% के करीब मुस्लिम आबादी बसी हुई है। पहली नजर में इस कस्बे के लोग तालीम, तिजारत और जागरूकता के मामले में आगे नजर आए। बेसवा में हर तरफ विकास के काम नजर आते हैं। गली नुक्कड़ हर तरफ कस्बे को सजाया जा रहा है। हर जानिब आपको मजदूर काम करते हुए नजर आएंगे। गलियां भी और दीगर कस्बों के मुकाबले में यहाँ ज्यादा बेहतर नजर आईं। शायद यहाँ के लोग और पंचायत विकास को लेकर संजीदा है। लोगों का कहना है कि यहाँ नई बनी सरपंच जरीना बानो ने कस्बे की तरक्की को काफी तरजीह दी है। उन्हीं की देन है कि बेसवा में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ा है। बेसवा गांव ये कब से बना है, कब से बसा है कहना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे क्या हालात हैं? पिछली बार मैंने सुना यहाँ पे जो सरपंच हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है, यहाँ पे काफ़ी लोग तारीफ कर रहे हैं। कैसे यहाँ पे हालात हैं, कैसे काम कर रही हैं वो? अभी फ़िलहाल उनका काम है काबिल तारीफ़ है। और जो गांव की तस्वीर आप देख रहे हो, ये मैडम जरीना जब से सरपंच बनी है ये तस्वीर बदली है। और हो सकता आने वाले 4 साल में इस गाँव को 1 नंबर पर राजस्थान की पंचायत हुई। और जो ये लिंक सड़क बनी है ये उन्हीं की देन है। ये मार्केट में आप खड़े हो, ये उन्हीं की देन है। इस साल से हमारा सरपंच पढ़े लिखे सरपंच आया है, उसने अच्छा काम किया, बहुत कुछ काम किया। और पीछे से हम बहुत पीछे थे, हम 20 साल पीछे थे, पर इस साल से हमारा काम बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो गया हमारा। बेसवा में विकास के काम तो हुए हैं, लेकिन एक परेशानी जो बहुत बड़ी यहाँ पर मौजूद है वो है पानी में फ्लोराइड की बढ़ती हुई मात्रा। बेसवा में पानी की बड़ी समस्या है। ऐसे में गर्मी बढ़ने के साथ यहाँ पानी की परेशानी भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पानी की प्रॉब्लम है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ फ्लोराइड बहुत ज़बरदस्त फैला हुआ गाँव में। और सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें फ्लोराइड्स के लिए मीठा पानी आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमारा पानी बहुत ज़्यादा खराब हो गया। 30-35 साल का बच्चा होता है, उसके पैरों में दर्द रहने लग जाता है, हाथ पैर पूरे दुखने लग जाते हैं। तो इस सरकार से रिक्वेस्ट है कि पानी की थोड़ी हमारी तरतीब किया जाए। बेसवा में करीब 5 मदरसे हैं और कई सारे सरकारी और कॉन्वेंट स्कूल, जहाँ पर समाज के बच्चे तालीम हासिल कर अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने पर जोर दे रहे हैं। आज बेसवा के नौजवान न सिर्फ सरकारी नौकरी में हैं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशों से भी जुड़ चुके हैं। आज बेसवा में हर जानिब तालीम, तालीम और फकत तालीम पर ही जोर दिया जा रहा है। 5 मदरसे चल रहे हैं फिलहाल। एक बड़ा मदरसा है आपको सामने नजर आ रहा है, दारुल उलूम गोशिया बेसवा, ये मस्जिद कमेटी के अंडर में है। और बाकी मदरसे हैं, 5 मस्जिद हैं, मस्जिदों में सब में मदरसे अलग अलग चल रहे हैं। अच्छी पढ़ाई हो रही है अरबी, और साथ में यहाँ 2-3 मदरसे बड़े 8वीं तक स्कूल हैं, उनमें अरबी भी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश और उर्दू सब। यहाँ पे एक्चुअली एजुकेशन की मैं बताऊँ तो आपके पिछले 10 साल में देखो तो यहाँ पे एजुकेशन 0 था, लेकिन अभी जो पिछले 10 साल गए, 10 साल के अंदर एजुकेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। आज यहाँ पे एजुकेशन के तौर पे मानो तो आप 90% आपको यहाँ एजुकेशन मिलेगी, 10% वो अनएजुकेटेड मिलेंगे जो ओल्ड एज के अंदर मिलेंगे। बेसवा में तालीम के तमाम तर हालात बेहतर होने के बावजूद बच्चियों की तालीम को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी जरूर है। यहाँ कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से समाज की बच्चियाँ तालीम हासिल करने में पीछे छूट जाती हैं। और आगे पढ़ने गुंजाइश नहीं है। लड़की 5 से करीबन घर बैठी
क्यों दूसरे गाँव में जा कुंज में और इधर स्कूल नहीं है लड़कियाँ, तो 12वीं तक बड़ी स्कूल उनके लड़कियाँ ही। लड़कियाँ हैं उनको भी जैसे बाहर जाने के लिए, और जो देखा कि हमने जैसे अब हमारी स्कूल जैसे इसी साल है वो उच्च माध्यमिक बना है, तो उससे क्या है कि हमने गांव के अंदर सब कुछ प्रमुख लोगों ने जाकर के घर घर में ये बात बताई है कि जो लड़कियां हैं जिन्होंने हमने देखा है कि जो पहले स्कूल छोड़ चुकी थी, उन लड़कियों ने भी दोबारा आकर के यहाँ पर ज्वाइन किया है। यदि इसी प्रकार से यदि गांव में या गांव के आसपास कॉलेज हो तो इसके बेहतर नतीजे सामने आएंगे। कस्बे के कई मुस्लिम नौजवान फौज में हैं और मुल्क की रक्षा के लिए सरहद पर डटे हुए हैं। इसके अलावा रोजगार की तलाश में कई खानदानों के लोग खाड़ी देशों में जाकर नौकरी और अपना खुद का काम कर रहे हैं। खाड़ी मुल्कों से आने वाले पैसों ने कई परिवारों के हालात बदल कर रख दिए हैं। इनकी जीवन शैली तो बदल ही रही, साथ ही सामाजिक तौर पर भी मजबूती मिली है इन परिवारों को। गल्फ कंट्री में यहाँ के खास करके बेसवा के तो बहुत है, कम से कम भी 500 लड़के नौजवान हैं। मोस्टली इनकम तो वो तो गल्फ कंट्री की है और दूसरा फौज का है, और कोई तो साधन है नहीं यहाँ पर। वो कृषि है, वो तो ऊपर तो डिपेंड है। मानसून जोल पले राजस्थान फार्म तो जुए का खेल है, हो जाता तो होती है, नहीं है तो नहीं होती है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, नई जनरेशन है कि हमें तो फॉरेन जाना है। आज जिसकी तकलीफ़ इनको आज हो रही है कि मैट्रिक पास अबाउ इमिग्रेशन की आ रही है तकलीफ़, कि इसी की बदौलत है, तो बड़ी तकलीफ़ हो रही है। आज हर बच्चे का इमिग्रेशन के कोई के 30,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, कोई के 40 लग रहे हैं, और कुछ वीज़ा भी एक्सपायर हो रहे हैं। बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, एजुकेशन की कमी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि खेड़ी राड़ान के अंदर किस तरह के हैं अकलियत के हालात। जल्दी ही हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे खेड़ी राड़ान के हालात। बेसवा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र न सिर्फ बेसवा बल्कि कई गांवों का भी स्वास्थ्य केंद्र है। भले ही स्वास्थ्य केंद्र के हालात बेहतर हों, लेकिन सोनोग्राफी जैसी जरूरी जांच भी नहीं है इस स्वास्थ्य केंद्र में, जिसकी वजह से लोगों को बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल के अंदर जैसे सर्जन है, गायनिक स्पेशलिस्ट है, ऐसी चीज डॉक्टर्स नहीं है। इसकी बहुत जरूरी होती है। ग्रामीण एरिया में इनके शिक्षण की बहुत महत्व होता है। जैसे डिलीवरी हो गई उस टाइम गायनिक स्पेशलिस्ट होते हैं, उसमें बहुत सपोर्ट होता है। इसकी बहुत आवश्यकता है इस गांव के लिए। सर हमारे पास सोनोग्राफी की व्यवस्था कम है, वैसे है ही नहीं बिल्कुल, और सोनोग्राफी यहाँ पे होती है तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ के आसपास के 10 या 15 ग्राम के लोग यहाँ आते हैं डिलीवरी के लिए, और यहाँ से नहीं दूर दूर से पेशेंट आते हैं डिलीवरी खातर। ये हमारे जो एएनएम्स हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड हैं काम करने के लिए, और दिन रात काम करती हैं। हमारी टीम बेसवा के हालात जानने के बाद अब पहुंच रही है बेसवा से ही कुछ किलोमीटर दूर बसे गांव खेड़ी राड़ान के लिए। खेड़ी राड़ान कहने को तो गांव है, लेकिन यहाँ के लोग जागरूकता के मामले में कई शहरों और कस्बों से आगे ही नजर आए, जिसके चलते गांव के लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने में तत्पर नजर आए हैं। वो भी राज्य की स्कीम है, उसको 100% ही लागू करने का विचार है। हमने जो पहले भी 19 और 21 तारीख को ग्राम सभाएं थी कृषि की, इसमें कंप्लीट किसानों को बुलाया, कृषि अधिकारी को हमने स्पेशल बुलवाया और हर किसान को इनकी पूरी जानकारी दी। जो भारत उदय ग्राम उदय की जो जानकारी थी प्रधानमंत्री जी को, पूर्णतः उनको हर किसान को जानकारी दी है। खेड़ी राड़ान में लोग तालीम को लेकर काफी तवज्जो दे रहे हैं। यहाँ समाज के अपने करीब 2 मदरसे हैं, जहाँ पर उर्दू और अरबी के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं। ये मदरसा राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत है और पैरा टीचर्स के साथ कई सारी सहूलियात भी दी जा रही हैं इस मदरसे को। यहाँ पर हिंदी और उर्दू दोनों तालीम चालू है और पोशार मिल रहा है
टाइम पर बच्चों को। मेरे पास में 28 बच्चे लड़के और लड़कियां आ रहे हैं और मेरे पास में निकले भी बहुत अच्छे हैं लड़के और लड़कियां पढ़ाई करके, और आगे भी अपने मतलब बना रहे हैं अपने, मतलब पीछे नहीं है। लड़कियों की इतनी है कि 5वीं 6ठी पढ़ने के बाद में लड़कियां मतलब कम ही जाती हैं। गांव में कॉन्वेंट स्कूल के साथ साथ सरकारी स्कूल का भी संचालन हो रहा है, जहां समाज के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल में बच्चों की मांग पर ही विज्ञान सब्जेक्ट की शुरुआत तो की ही गई, लेकिन उर्दू का कोई टीचर नहीं है, जिसकी वजह से समाज में बेहद मायूसी है। यहाँ उर्दू की पढ़ाई भी होती है। तृतीय लैंग्वेज के अंदर उर्दू और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उर्दू के साथ पूर्व में जब विद्यालय मिडिल था उस समय तो उर्दू का टीचर यहाँ था और पद भी यहाँ सैंक्शन था, लेकिन जैसे ये सेकेंडरी रेज हुआ, सेकंड ग्रेड का उर्दू का पद नहीं दिया गया। पिछले साल हमने पूर्ण प्रयास किया है और उन्होंने हमें इस साल पद सैंक्शन करने की स्वीकृति दी थी शिक्षा विभाग ने, और हमने अब डिमांड भेजी है। अगर वो पद आ जाता है तो उर्दू भी तृतीय भाषा के रूप में यहाँ पढ़ाई जाएगी, जिससे इस विद्यालय का नामांकन बढ़ेगा। स्कूल में उर्दू के साथ ही खेल के मैदान की भी कमी है। यहाँ बच्चे अच्छे तालीम के साथ ही खेल के मैदान की भी मांग कर रहे हैं। मूल नीड इसमें ये है कि स्कूल के सामने के कैंपस के अंदर 3 कमरे और सामने का पोर्च कंप्लीट हो। छोटी क्लासों के तो क्लासरूम हैं, लेकिन सेकेंडरी लेवल के क्लासरूमों की कमी है। केवल ये ही 25 बाई 27 का एक ही कमरा है जो सेकेंडरी लेवल की रेंज का माना जाए। भाई 25 बाई 20 के सेकेंडरी लेवल के कमरे होते हैं, उनमें हमारे पास एक ही कमरा है। वैसे तो हमारे पास 15 कमरे हैं, लेकिन उदी फुल स्ट्रेंथ अगर बच्चों की हम करते हैं उस समय, तो बैठने के लिए हमें 3 कमरों की उनकी और ज़रूरत होगी। मैदान का यदि विकास हो जाए तो बहुत ही इस गाँव के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्रिंसिपल साहब ने हमें जानकारी दी कि यदि आर्ट्स यहाँ खुल जाती है, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो या इतिहास, राजनीति विज्ञान, तो इससे क्या होगा, सिविल सर्विस में जाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत फायदा होगा और ये 12वीं तक की आर्ट्स की जो एजुकेशन है वो यहाँ उपलब्ध हो सकेगी। ये 2 चीज़ यदि हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से सर्वांगीण विकास इस गांव के, इस पंचायत के विद्यार्थियों का हो सकेगा। हमारे पास 30 बीघा ज़मीन है और उसमें अच्छी तरह से खेल मैदान डेवलप हमारे करवाए जा सकते हैं। अच्छे खिलाड़ी यहाँ से बन सकते हैं। स्विमिंग पूल के रूप में भी यहाँ से खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं। रेवलन अपने जिला प्रमुख महोदय का दौरा हुआ था, उनको मैंने बताया था हमारे पीछे यहाँ स्थान है, खाली जगह है, उसके अंदर अगर स्विमिंग पूल डेवलप कर दिया जाए और उसका बहुत बड़ा फायदा होगा ड्रेनेज के लिए। पानी की जो कमी है, पानी की पूर्ति के लिए भी हमारी बिल्डिंग का पूरा पानी उसके अंदर डेवलप किया जा सकता है, उसका स्टोरेज हो सकता है। और वो उन्होंने रोलन साहब ने बनाने के लिए स्वीकृति के लिए सहमति हमें दी थी, अभी तक उन्होंने हमें दिया नहीं है कुछ। अगर वो पैसे दे दिए जाएं और स्विमिंग पूल वो बन जाए, हमारी बिल्डिंग का पूरा पानी बरसात का अगर उसमें डाल दिया जाए तो वो बहुत चिरस्थायी पानी की बहुत बड़ी हमें उपयोगिता भी मिलेगी। तो प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से खेड़ी राड़ान के अंदर यहाँ के लोग मिलजुल कर के संभालते हैं गौशाला को। जल्दी ही हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से गौशाला को हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर के संभालते हैं। खेड़ी राड़ान में हर परिवार का एक नौजवान या तो फौज में है या फिर खाड़ी देशों में नौकरी कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ सभी खानदानों के हालात ठीक हैं। नौजवान, उनको फौज में जाने का बहुत शौक है, वो आर्मी में चले जाते हैं। और आर्मी से मैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के और उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार और 62 की लड़ाई, चाइना की लड़ाई और 65 की लड़ाई और 71 की लड़ाई में ये सब
यहाँ के नौजवानों ने, आर्मी के नौजवानों ने हिस्सा लिया है। यहाँ जो बच्चे हैं वो मोस्टली उनका फोकस ये रहता है कि वो गल्फ़ की ओर जाते हैं रोज़गार के लिए। अब ये शुरू से उनके परिवार से ऐसी एक परंपरा सी बनी हुई है कि भाई बच्चा है वो उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसका सीधा सीधा ध्यान है वो शुरू से ऐसा रहता है कि मेरे को गल्फ़ जाना है। तो ये एक ट्रेंड यहाँ चला हुआ है, ये परिवार में भी है उनके। इसलिए कुछ बच्चे ज़रूर हैं जो एजुकेशन में थोड़ा आगे निकल के और अच्छी एजुकेशन लेके किसी अन्य फील्ड में जाते हैं। बाकी मोस्टली ऐसा ही देखा गया है कि ज़्यादातर जो माइनॉरिटी के जो बच्चे होते हैं वो या तो 10th या 12th के एजुकेशन पूरी करने के बाद में गल्फ़ की ओर चला जाता है। गल्फ़ की तरफ जाते हैं, वो वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने वो रास्ता भी हमारे माइनॉरिटी के जो गरीब लोग जाते थे गल्फ़ में और अपना जीवन यापन करते थे उसके लिए बंद कर दिया। वो बंद इस प्रकार से कर दिया कि मैट्रिक पास होना चाहिए। मैं समझता हूँ जो 10वीं पास है, हुनर जानता है, वो तो यहीं भी काम कर सकता है। तो जो मजदूर किस्म का जो 10वीं पास नहीं है, अगर वो गल्फ़ में जाना चाहता था, जो अपना रोजगार करता था, जिसे अपना जीवन यापन करता था, उसको इस सरकार ने बंद कर दिया। हम केंद्र की सरकार से और राज्य सरकार से मांग करेंगे और इनको घेरने का काम करेंगे कि देखिए ये मजदूर के हकों के अधिकारों के ऊपर आप कुठाराघात कर रहे हो, ये कुठाराघात नहीं होना चाहिए। और जो स्किल डेवलपमेंट की सरकार बात कर रही है, केवल बात कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के आधार पर नौकरी देने का काम इन्होंने वादा किया था, वो वादा मैं समझता हूँ सरकार ने नहीं निभाया और इसको मजबूर भी करेंगे। अगले पीछे विधानसभा सत्र में मैंने कहा भी था कि आप स्किल डेवलपमेंट देने की बात करें, 3 महीने की ट्रेनिंग देने से कोई आदमी नौकरी नहीं लग जाता। जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं, 2-2 साल की, 5-5 साल की इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उन लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट, लेकिन उसको नौकरी देने का जो वादा किया था उस पर ये सरकार अभी तक खरी नहीं उतर रही है। और हम कोशिश करेंगे, सरकार को ये घेरने की कोशिश करेंगे कि बेरोजगारों को रोजगार देवे। यहाँ पे रोजगार का तो ये है कि सभी तरह के रोजगार कार्यों में यहाँ के युवा जुटे हुए हैं। जैसे पढ़ाई में भी बच्चे अच्छी तरह से रोजगार ले रहे हैं, इसके साथ साथ में अभी खेती में भी खेती से भी जुड़े हुए हैं और कुछ अपने स्वरोजगार में भी लगे हुए हैं। तो जहाँ तक देखा जाए हमारे गांव से सभी तरह के रोजगार सृजित होते हैं। बच्चे नौकरियों में भी जा रहे हैं और जो खेत है, खेती है या कृषि है, वो भी यहाँ रोजगार का एक साधन है। इसके अलावा जो स्वरोजगार हैं वो भी है। यहाँ लोगों ने खेती बाड़ी को भी बेहद अहमियत दी हुई है। यहाँ का एक बड़ा तबका खेती बाड़ी के कामों से जुड़ा हुआ है। साथ ही जानवरों की देखभाल भी करते हैं यहाँ के लोग। लेकिन इनके सामने एक बड़ी दिक्कत है, वो है इतने बड़े गांव में एक भी वेटरनरी अस्पताल का ना होना। लोगों को अपने जानवरों के इलाज के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, जिसमें पैसा और वक्त दोनों ही खर्च होते हैं। यहाँ जमीनी हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ग्रामीण परिवेश होने की वजह से भले ही साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता हो, लेकिन सड़कों के टूटे होने की एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। गाँव को जोड़ने वाली ज्यादातर सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं और बेहद ही खस्ता हाल है। इन तमाम हालात के बावजूद इस गांव में जो गौर करने वाली बात है वो है यहाँ मौजूद गौशाला। करीब 1994 में चालू हुई इस गौशाला को हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर चलाते हैं। ये गौशाला हिंदू मुस्लिम एकता की एक बेहद ही खूबसूरत मिसाल है, जो कि और जगहों पर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ हमारे 50% आबादी माइनॉरिटी है, मुस्लिम्स हैं। हाँ, इन समुदाय की गौशाला के प्रति बहुत बढ़िया भावना है। यहाँ के प्रबुद्ध लोग मुस्लिम कायम खानी समाज से बहुत हमारे गौशाला से जुड़े भी हैं। इनका आर्थिक सहयोग भी हमें रहता है। ये लोग बराबर हर मीटिंग्स में आते भी हैं और गांव में इस प्रकार की भावना लगभग कम देखने को मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। मुस्लिम माइनॉरिटी हमारे से मन से जुड़ी है। कायम खानी समाज हमारे यहाँ ज़्यादातर मनिहार भी हैं, काजी भी हैं। हर समुदाय का, हर वर्ग का जो प्रबुद्ध तबका है, जो लोग बाहर रहते हैं, जो समझे हैं, फोर्स में हैं, जैसे हमारे यहाँ ये जाफर खान सूबेदार जी हैं, गौशाला से परमानेंट जुड़े हैं। यहाँ हमारे यहाँ
मनिहार समाज के बदरुद्दीन जी मनिहार हैं, परमानेंट गौशाला को आर्थिक चारा सहयोग भी देते हैं। खेड़ी में गंगा जमुनी तहजीब से हैं, हम सब तालमेल में हैं, हमारा जिनसे भी सहयोग बनता है, कोई 5,000, 10,000, 2,000, 20,000, 25, 30, वो हम सब कराते हैं। गवर्नमेंट से हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन गायों का कल्याण हो जाए। ये सब वही गाय हैं जो हर इंसान इनको गाय को दूता है, जब ये दूध देने से बंद होती है इनके पास आते हैं देवकी जी, इनको ले लेते हैं, पैसा भी नहीं लेते। सरकार की तरफ से भले ही गौशालाओं को मदद ना मिल पा रही हो, लेकिन यहाँ की आवाम गौशाला की मदद के लिए हमेशा ही आगे रहती है, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम अधूरे ख्वाब, जो पेश किया जा रहा था बेसवा और खेड़ी राड़ान से। यहाँ के लोगों की कोशिशों की वजह से यहाँ के हालात में सुधार जरूर आया है, लेकिन अगर सरकार इनकी पूरी मदद करे तो इनकी तरक्की की राह आसान हो सकती है। फिलहाल वक्त तो चला है विदाई का, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।